जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल में। आज की सेशन में हम शुरुआत करने वाले हैं 30 प्रश्नों को आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। जो सारे प्रश्न जो भी लिए गए हैं प्रश्न, वो सारे प्रश्न अच्छे किस्म के प्रश्न हैं और यहाँ से भले 30 प्रश्न आपको संख्या में दिखेंगे, लेकिन यहाँ से कई प्रश्न आप उसके अतिरिक्त भी आप कई सारे सवाल आप सीख करके यहाँ से जाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। आते हैं पहले सवाल पे। आज का पहला सवाल पूछा गया है कि खयाम तुर मधुर गीत किनखर लिखल रचना लागे। खयाम तुर मधुर गीत, तो बता दें कि खयाम तुर मधुर गीत दरअसल उर्दू, अरबी और फारसी ये तीनों के प्रमुख कवि माने जाते थे खयाम। उन्हीं की एक रचना थी रुबाई और उसी का खोटा में अनुवाद किया गया था, जिसका नाम रखा गया खयाम तुर मधुर गीत। तो याद रखिएगा खयाम तुर मधुर गीत क्या है। तो खयाम के रुबाई जो गजल था, है ना, उसी का खोटा में अनुवाद किया गया है ना। और इसका प्रकाशन कब होता है तो 2004 में इसका प्रकाशन किया गया। प्रकाशन भी आपको याद रखने हैं, 2004 में इसका प्रकाशन होता है खयाम तुर मधुर गीत। और इसके लेखक कौन है तो लेखक इसके हैं खयाम। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर बात करें विश्वनाथ नागर की, है ना, विश्वनाथ नागर की अगर बात करें तो विश्वनाथ नागर का जन्म जो है वो, नागर इनका उपनाम है, ऐसे तो इनका विश्वनाथ प्रसाद रवानी इनका जो वो नाम था। 7 जनवरी 1939 ईस्वी को मोदा धनबाद में इनका जो वो जन्म होता है। पिता का नाम जादू रवानी और माता का नाम फूलमणि देवी और पत्नी का नाम इंद्रावती देवी था। इनकी और भी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे कि सुलग साय जो कि महाभारत के पात्र पर आधारित एक खंड काव्य है, जिसका प्रकाशन 2005 में हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक रचना है रांगा लाठी, जो कि 1961 से लेकर के 69 तक की रचित जो भी खोटा कविता है उन सभी का संग्रह किया गया है और इसका प्रकाशन भी 2005 में ही हुआ था। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहां पे अगर बात करें कि खयाम तुर मधुर गीत किनखर लिखल रचना लागे, तो ये विश्वनाथ प्रसाद नागर की रचना है। अब बोलेंगे कि दरअसल ये रचना खयाम का था, लेकिन उसका खोटा में अनुवाद किया गया है विश्वनाथ नागर के द्वारा, जबकि इसका ओरिजिनल जो कह सकते हैं कि बुक जो था वो खयाम के द्वारा लिखा गया था, जो कि रुबाई के नाम से रचना का नाम था। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे एक रचनाकार का नाम आपको दिख रहा है, वो है श्याम सुंदर महतो। थोड़ा सा इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। श्याम सुंदर महतो की अगर बात करें तो इनका उपनाम श्याम है ना, श्याम इनका उपनाम भी है। और विश्वनाथ नागर जी का उपनाम नागर है, ठीक है। शिवनाथ प्रमाणिक जी का उपनाम मानिक है। तो कई बार यहां से उपनाम से भी सवाल पूछा जाता है। क्लियर हो गया। अगर बात करें श्याम सुंदर महतो जी के पिता का नाम, तो श्याम सुंदर महतो जी का जन्म पहले बता दें कि इनका जन्म 5 सितंबर 1936 ईस्वी को खेसमी धनबाद में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम केदारनाथ महतो और माता का नाम गंगामणि देवी है। अगर बात करें शिक्षा दीक्षा की, तो ये सब आप से सवाल में बहुत कम पूछे जाते हैं। इनकी रचनाओं से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। रचना के बारे में एक दो सवाल आपसे सवाल में पूछे जाते हैं, जैसे कि एक इनकी सबसे चर्चित रचना है वो है मुक्तिक डहर, जो कि एक खंड काव्य के रूप में जाना जाता है। शहीद शक्तिनाथ महतो जी के जीवन पर आधारित यह जो वो खंड काव्य है या प्रबंध काव्य कह सकते हैं, या उनके जीवन संघर्षों को दर्शाया गया है इस काव्य में। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि मुक्तिक डहर केकर लिखल रचना लागे, तो ये श्याम सुंदर महतो जी की रचना है। इसके अलावा एक रचना है चेंड्राक मुड़े बेल, यह भी एक काव्य है ना। और यह काव्य की अगर बात करें तो सामाजिक, धार्मिक और अंधविश्वास के ऊपर में एक रचा गया काव्य है, जिसका नाम है चेंड्राक मुड़े बेल। एक रचना है तोय अरहाम, जो कि एक कविता संग्रह है। 45 एकल खोटा कविताओं का संग्रह किया गया है इन रचनाओं में, जिसका नाम है तोय अरहाम। फिर एक रचना है टहलू दादा हाँक, टहलू दादा हाँक। तो इस प्रकार से कई सारी रचनाओं को इन्होंने जो वो लिखा है। तो ये सब नाम कई बार आपसे सवाल में पूछ लिए जाते हैं। अब यहां पे एक रचनाकार और दिख रहे हैं आपको, शिवनाथ प्रमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक इनका साहित्यिक नाम, उपनाम की अगर बात करें तो वो मानिक है, ये हम पहले बता दिए।
13 जनवरी है ना 1949 ईस्वी को इनका बैदमारा बोकारो में इनका जन्म होता है। पिता का नाम मुरलीधर परमानिक और माता का नाम तिनकी देवी है। इन कुछ टॉपिक के बारे में आपको याद रखना है, जैसे कि कुछ रचनाओं के बारे में हम जिक्र करते हैं यहाँ पे। जैसे कि एक रचना है दामोदरे कोराएं। दामोदरे कोराएं जो लिखा गया है वो शिवनाथ परमानिक जी के द्वारा ही लिखा गया है। इसके अलावा तातल और हिमाल जो कि एक कविता संग्रह है, इसको भी इन्होंने ही लिखा है। फिर बात करते हैं मत्स्यगंधा जो कि एक महाकाव्य है, जो कि महाभारत के प्रमुख पात्र सत्यवती के जीवन पर आधारित है मत्स्यगंधा, तो वो भी आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी कई सारी रचनाओं को इन्होंने जो वो लिखा है। तो कुछ चर्चित रचनाएं हैं जिनके बारे में आपको कम से कम याद होने चाहिए, जो कि बराबर सवाल में पूछे जाते हैं। आते हैं अगले सवाल पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 2। रमणिका गुप्ता के रचना लागे। तो रमणिका गुप्ता की रचना कौन सी? तो बोनेक बोल इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। मुक्ति डहर ये पहले हम चर्चा कर चुके हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, रामकुमार तिवारी के लिखल रचना है। रामकुमार तिवारी जी के द्वारा लिखी गई रचना है जिसका नाम है घर एक बात। आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि सैतल साड़ा किसकी रचना है। सैतल साड़ा किनके द्वारा लिखी गई रचना है? अजगर तो आप जानते होंगे, यह एक चर्चित नाटक है और यह दसुंधी जी के द्वारा लिखा गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी घर एक बात। रामकुमार तिवारी के लिखल रचना कौन सी है? तो घर एक बात है। बाकी के सारे रचनाओं के बारे में आपको पता है। अजगर नाटक की हम बात कर रहे थे, तो अजगर नाटक विश्वनाथ दसुंधी जी के द्वारा लिखी गई यह एक नाटक है, अजगर नाटक। कई बार सवाल यहां से पूछा भी जाता है कि अजगर नाटक कैसा नाटक है, यह किस प्रकार का नाटक है? यह एक महाजनी शोषण के ऊपर में लिखा गया एक नाटक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। कौन श्रीनिवास पानुरी के रचना नाय लागे? अब यहाँ पे सवाल किया जा रहा है कि कौन सी इनमें से श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखी गई रचनाएं नहीं है। अब देखिए कौन सी रचना है, कौन सी रचना नहीं है। 2-3 टाइप से सवाल यहां से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दे रखा है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है रक्ते रांगल पंखा। रक्ते रांगल पंखा अगर बात करें इस रचना की कि यह किस प्रकार की रचना है, यहां से भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि रक्ते रांगल पंखा या रक्ते भिंजल पंखा। ये 2 टाइप से सवाल में कई बार एक विवाद भी खड़ा होता है कि यह कैसी रचना है। तो यह एक कहानी का संग्रह है, इसमें से 9 कहानियों का संकलित किया गया है। तो यह एक कहानी संग्रह है, रक्ते रांगल पंखा या रक्ते भिंजल पंखा। जो भी होगा, मूल रचना के बारे में नहीं पता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है ना। रक्ते मिंजल पंखा या रक्ते रांगल पंखा, दोनों में थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन होता है, लेकिन दोनों को आप याद रख लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। जो भी आपको मिले आंसर कर लेंगे। उसके बाद में एक ऑप्शन दे रखा है रामकथामृत। रामकथामृत की अगर बात करें तो यह किस प्रकार की रचना है? तो रामकथामृत जो है वो एक खंड काव्य है। क्या है? यह एक खंड काव्य है। उसके बाद में है अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा की बात करें तो यह भी एक खंड काव्य है। तो ये तीनों रचना जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा ये सभी रचनाएं लिखी गई हैं। बात करते हैं हम ऑप्शन डी की ओंगठा। तो ओंगठा किस प्रकार की रचना है? तो ओंगठा जो है यह एक खंड काव्य है और इस खंड काव्य को लिखा किसने है? महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा इस खंड काव्य को लिखा गया है। महेंद्र नाथ गोस्वामी, सुधाकर उनका उपनाम है। तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी बाकी के 3 ऑप्शन जो है ये तो सही है, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो ये गलत है, क्योंकि यह पानुरी जी की रचना नहीं है, यह महेंद्र नाथ गोस्वामी जी की रचना है। अगला सवाल है कि कौन महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर की रचना ला गए? देखिए अगला सवाल भी उसी तरह से दिया है, तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा ओंगठा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि दू डार जिरहुल फूल के संपादक मंडल में के शामिल न है। दू डार जिरहुल फूल, दू डार जिरहुल फूल या पुस्तक के बारे में भी कई बार सवाल में पूछे जाते हैं। तो दू डार जिरहुल फूल के संपादक मंडल में कई सारे खोटा साहित्यकार थे। यहां पे सवाल उठता है कि इसमें से कौन से संपादक मंडल में शामिल नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पानुरी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि खोटा में कुल व्यंजन वर्ण है।
तो खोठा में कुल वर्णों की संख्या, कुल स्वर वर्ण और कुल व्यंजन वर्ण, ये 2-3 सवाल यहां से पूछे जाते हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि व्यंजन वर्ण कितना है, तो या तो 29 ऑप्शन में है तो 29, नहीं तो फिर 31, जो भी ऑप्शन में आपको मिले आंसर कर सकते हैं। अगर बात करें स्वर की कि खोठा में कुल कितने स्वर हैं, तो स्वर की संख्या 8 है। अब दोनों को मिला लीजिएगा तो टोटल जो होगा वो वर्णों की संख्या हो जाएंगे कि कुल वर्णों की संख्या, तो 31 और 8 39 हो सकता है, अगर 29 और 8 होगा तो 37 होगा। अब देख लीजिएगा, जिस तरह से ऑप्शन आपको मिले उसके हिसाब से आप आंसर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल पूछा गया कि कौन खोठाएं उखरबल नायगिल है, इनमें से कौन सा खोठा में उखरबल नहीं गया है, तो दुर्बल सही लिखा है, दर्शन पटतर ये तो सही लिखा गया है, निर्मल जो वो खोठा में गलत है। अगर खोठा में निर्मल लिखना होगा तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे निर्मल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कौन निरर्थक शब्द लागे, यानी कौन से शब्द का अर्थ सही नहीं निकलता है, तो गीदड़ मतलब होता है बच्चा, माघ महीना का नाम है, और नूनू यहाँ पे, अच्छा नूनू नहीं नून है, तो नून का भी मतलब नमक होता है ना, नूनू नहीं, नूनू मतलब होता है बच्चा, यानी जो छोटा बच्चा होता है, और नून मतलब होता है नमक। क्लियर हो गया, तो ये सभी का अर्थ है। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन डी में, तो ये कोई शब्द नहीं है, ये निरर्थक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन तत्सम शब्द से बनल है, इनमें से कौन सा जो वो तत्सम शब्द से बना हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरुष। पुरुष जो वो क्या है, एक तत्सम शब्द से बना हुआ है ना, पुरुष। अगला सवाल है कि कौन तद्भव शब्द से बनल है, इनमें से कौन सा जो वो तद्भव शब्द से बना हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पशु। पशु जो वो तद्भव शब्द है, और इसी का हालांकि पशु ऐसे लिखाता है, लेकिन आपको पता होगा कि तालब शाह का खोठा में प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके बदले में इस तरह से लिखा जाता है पशु। क्लियर हो गया, अगले सवाल पे आते हैं, कौन विदेशी शब्द नाय लागे, इनमें से कौन सा जो वो विदेशी शब्द नहीं है, तो आपको पता होगा इंस्पेक्टर, ट्यूशन और प्लेटफॉर्म, ये तीनों जो शब्द हैं ये विदेशी शब्द हैं। इंस्पेक्टर को खोठा में निस्पीटर, ट्यूशन को खोठा में टीसन या स्टेशन, स्टेशन को भी टीसन बोला जाता है, और प्लेटफॉर्म को प्लेटफार्म, ये इस तरह से लिखा जाता है। जबकि संसन शब्द की अगर बात करें तो यह जो वो विदेशी शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि कौन महाप्राण ध्वनि नाय लागे, इनमें से कौन सा जो वो एक महाप्राण ध्वनि नहीं है। अब यहाँ पे कई बार सवाल उठता है कि आखिर में ये महाप्राण ध्वनि कहते किसे हैं, तो यहाँ पे दरअसल प्राणत्व के आधार पे ध्वनि का वर्गीकरण किया गया है ना, ध्वनि का वर्गीकरण प्राणत्व के आधार पे किया गया। प्राणत्व मतलब किसके आधार पे, कि जब हम मुख से सांस लेते हैं तो उससे किसी भी वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कितना हवा बाहर निकलता है। कुछ वर्ण का उच्चारण करते समय मुख से कम हवा बाहर आता है, और कुछ वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से अधिक हवा बाहर निकलता है। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकले तो उनको हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। अब अल्प प्राण में देखिए शब्द में ही लिखा हुआ है अल्प, तो यानी जब कम हवा बाहर निकले तो उसे अल्प प्राण कहा जाता है। अब बोलते हैं कि वो कौन कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय कम हवा मुख से निकलता है, तो बोलते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये तीनों वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। और जबकि बात करेंगे दूसरा और चौथा, ये दोनों जो होता है ये महाप्राण के अंतर्गत आता है ना। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, पहला, तीसरा और पांचवा ये जो होता है वो अल्प प्राण के अंदर आता है, और दूसरा और चौथा जो है ये महाप्राण के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि ख, ये क्या है, दूसरा वर्ण है, घ चौथा वर्ण है, प फ ब भ, भ भी क्या है, चौथा वर्ण है ना, यहाँ पे चौथा हो जाएगा, और ग क्या है, तीसरा वर्ण है। अब देखिए दूसरा, पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होता है, तो अल्प प्राण यहां पे आ गया ये। बाकी के दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण ध्वनि कहलाता है। अब पूछ क्या रहा है कि महाप्राण ध्वनि कौन सा नहीं है, तो ग जो वो क्या है, महाप्राण ध्वनि नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। कौन घोष वर्ण लागे, इनमें से कौन सा जो वो घोष वर्ण है। घोष वर्ण यानी प्रत्येक वर्ग का है ना, प्रत्येक वर्ग का
पहला और दूसरा जो वर्ण होता है उसे अघोष कहते हैं और तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण होता है उसको हम लोग घोष कहते हैं। ये घोषत्व के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण किया गया है। यानी घोषत्व क्या हुआ, किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख से एक कंपन पैदा होता है, झंकृति उत्पन्न होता है, इसके आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण किया गया है। तो यहां से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग, घ और ब, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए ग जो वो तीसरा वर्ण है, घ जो वो चौथा वर्ण है और प फ ब जो वो तीसरा वर्ण है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये तीनों वर्ण जो होता है ये घोष वर्ण कहलाते हैं। जबकि पहला और दूसरा जो होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है। तो यहां से इन दोनों चीजों को आपको याद रखनी है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि कौन अघोष वर्ण लागे। तो अघोष वर्ण की बात करें तो पहला और दूसरा होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि परिमाणवाचक विशेषण लागे। इनमें से कौन सा जो वो परिमाणवाचक विशेषण है। तो थोड़क मतलब थोड़ा, आधा और कटी, ये सभी क्या है, परिमाण को ही बता रहा है, यानी मात्रात्मक रूप को दर्शा रहा है। तो ये विशेषता बतला रहा है, लेकिन किस आधार पे, परिमाण के आधार पे, मात्रा के आधार पे ये सभी का वर्गीकरण किया गया है। छुलरवे क्रिया न है। इनमें से कौन सा जो वो छुलरवे क्रिया नहीं है। तो लिखवाविक है, लगवाविक है और रंधवाविक है। यहाँ पे डोंग नहीं होगा, इसका आंसर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऊ खा है लागे। ऊ खा है क्या है, तो यह एक सामान्य वर्तमान काल है ना, सामान्य वर्तमान काल की बात यहाँ पे किया गया है। क्लियर हो गया। ऊ खा है तो यहाँ पे किस काल की बात की जा रही है, सामान्य वर्तमान काल की बात की गई है। अगला सवाल है कि हमें खैले हली। यहाँ पे क्या है, तो यह जो वो पूर्ण भूतकाल है कि हम खाए थे। तो ये क्या है, खाए थे, तो यानी भूतकाल की बात कर रहा है। और हम खा लिए थे मतलब खाना मेरा पूरा हो गया था, तो ये भूत की बात कर रहा है, लेकिन वो भी क्या है, पूरा हो चुका था वो कार्य। तो पूर्ण भूतकाल की यहाँ पे बात की जा रही है। अगला सवाल कि खोठा में औरत शब्द के सही रूप लागे। औरत को कैसे लिखा जाता है, तो औरत को इस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि खोठा में औ को कैसे लिखा जाता है, अ और उ, और खोठा में ऐ को कैसे लिखा जाता है, तो अ और ई। इस प्रकार से जो वो लिखा जाता है ये आपको याद रखनी है। खोठा में स्वर वर्ण की संख्या कै गो है, संख्या, तो संख्या यहाँ पे 8 है। कौन कौन से, अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए और ओ, ये 8 वर्ण जो वो खोठा के स्वर वर्ण हैं। तो कई बार सवाल यहां से पूछे जाते हैं कि खोठा के स्वर वर्ण कौन से हैं, तो याद रखिएगा ये 8 जो है वो स्वर वर्ण है खोठा के। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि खोठा में गलत लिखल गेल है। खोठा में कौन सा जो वो गलत लिखा गया है। फौज, मौज और पैसा, ये तीनों तो सही लिखा गया है, सौदा गलत लिखा गया है। अगर खोठा के आधार पे सौदा लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, है ना। तो खोठा में अगर सौदा को लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन सी जो वो गलत दे रखा है। व्यवसायिक शब्द को खोठा में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं व्यवसाय, है ना, व्यवसाय, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल है झलफले के पर्यायवाची ना लागे। झलफल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बिहाने हैं, अंधेरे हैं और फरीचे हैं, लेकिन इसका अंधेरे इसका हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अड़बेरिया गलत है। अड़बेरिया मतलब होता है संध्या का समय जो काल होता है ना, उसी को कहा जाता है अड़बेरिया। चलिए, नाटा का पर्यायवाची नहीं है, तो ठुरका होता है, बितना होता है, बौना होता है ना, टेपा होता है, ढेमना होता है, तो कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं नाटा का। यहाँ पे ढांगा नहीं होगा। ढांगा मतलब क्या होता है, बड़ा या विस्तृत, बड़ा या फिर क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है जातिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे नदी जो वो जातिवाचक संज्ञा है, जबकि खोठा, बिरसा और आषाढ़ ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। समूह व गोठवाचक संज्ञा नाय लागे। तो जतरा, गोठ और मेला ये तीनों तो गोठवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर बात करें गोरखिया, तो गोरखिया क्या है, जातिवाचक संज्ञा की यहाँ पे बात की जा रही है ना। गोरखिया एक जाति का समूह, जाति का बोध कराता है, तो गोरखिया क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भाववाचक संज्ञा नाय लागे।
तो भाववाचक संज्ञा जवानी, बुढ़ारी और मेहमानी, ये तो है, पहुना नहीं होगा। पहुना क्या है? पहुना जो वो जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। अगला सवाल है कि आपन गांव में कुकुर बरियार, यहाँ पे आपन शब्द जो वो किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये नीचवाचक सर्वनाम है। आपने, नीचे, ये आपने पढ़ा होगा, तो ये नीचवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तोर की नाम लागे। यहाँ पे सर्वनाम शब्द आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम शब्द है और कैसा सर्वनाम का शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, कि तोर की नाम लागे। तो बताना है आपको यहाँ पे प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या आपकावाचक, किस प्रकार का सर्वनाम का ये उदाहरण है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी इसमें टोटल 100 प्रश्न है। ये फुल सेट तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ये फुल सेट आपको मिलता है एप्लीकेशन में। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है। अगर आपको फुल लेंथ इसका प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है तो आप एप्लीकेशन में लगा सकते हैं जाकर के। तो इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, या तो फिर टेलीग्राम में इसका लिंक दिया हुआ है, या तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी के सारे डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगे, या तो फिर इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9708305319। इस नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, यहां से आपको क्लासेस मिलेंगे। और थोड़ी देर में हम एक क्लासेस के लिए अनाउंस करेंगे, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर वो होने वाला है, और कह सकते हैं कि अब तक का वो सबसे अच्छा क्लासेस होने वाला है खोटा का। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो खोटा में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो वहां से आप नहीं भी तो कम से कम 100 में से 50 से 60 सवाल आप सिर्फ वहां से क्लियर कर लेंगे, अगर आप उस क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो। अब बोलेंगे इतना आप कॉन्फिडेंस से कैसे बता सकते हैं कि 50 सवाल या 40 सवाल? तो कम से कम 50 सवाल तो गारंटी है कि 50 सवाल तो आप जरूर वहां से क्लियर कर लेंगे, अगर आप उस सेशन को ज्वाइन करते हैं तो। वो सेशन कैसा होगा ये हम आने वाले समय में थोड़ी देर के बाद में हम उसका अनाउंसमेंट करेंगे, वो हम आपको सारी जानकारी डिटेल उसका हम आपको बता देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।